नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम फिर से एक नया अध्याय देखेंगे, एक नया विषय देखेंगे, एक नया टॉपिक देखेंगे। आज हम देखने वाले हैं फिर से हिंदी साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य के इतिहास में जैसे कि हमने बात की थी कि 1000 वर्षों का हिंदी साहित्य का इतिहास है। हिंदी भाषा परिवार में 1000 सालों यानी 1000 ईस्वी से लेकर आज तक जो भी कुछ भी लिखा गया वो हिंदी साहित्य कहलाएगा। और उस हिंदी साहित्य में क्या क्या लिखा गया तो हम उसके इतिहास लेखन के उसके अध्ययन के अंतर्गत अध्ययन करने वाले हैं। तो हम इसमें पढ़ेंगे इतिहास लेखन की परंपरा कि हिंदी साहित्य के इतिहास कौन कौन से लिखे गए हैं अब तक, किन किन विद्वानों द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे गए हैं, उसके एक पूरी एक परंपरा है, कहाँ से ये आरंभ होता है, पहला इतिहास ग्रंथ किसने लिखा था और किस प्रकार से वो आगे बढ़ती है परंपरा। उसके उपरांत हम देखेंगे नामकरण एवं काल विभाजन का प्रयास। तो हम बात करना आरंभ करते हैं हिंदी इतिहास लेखन की परंपरा। सबसे पहला प्रश्न आता है कि अगर 1000 वर्षों का हिंदी साहित्य का इतिहास है तो सबसे पहले ये कार्य किसके द्वारा किया गया। तो हम बात कर सकते हैं कि अगर इस प्रकार के कार्य की शुरुआत की जाती तो ये मध्यकाल में भी इस प्रकार का आरंभ हो चुका था। तो हम वल्लभाचार्य जी के जो पौत्र थे गोकुलनाथ जी, गोकुलनाथ जी ने अपना जो पंथ था वल्लभ संप्रदाय में जो उनके शिष्य थे, जैसे कि उन्होंने 2 ग्रंथ लिखे थे। पहला ग्रंथ था 84 वैष्णवन की वार्ता और दूसरा जो ग्रंथ लिखा था वो था 252 वैष्णवन की वार्ता। ये जो 2 ग्रंथ लिखे थे 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता, ये वास्तव में हम इतिहास ग्रंथ का एक आरंभिक रूप देख सकते हैं इनमें, क्योंकि इन इतिहास ग्रंथ ये जो इस प्रकार के जो ग्रंथ लिखे गए थे 84 वैष्णवन की वार्ता, उसमें वल्लभ संप्रदाय के 84 कवियों के बारे में विवरण है, उनकी रचनाओं के बारे में विवरण है, जिसके अंदर सूरदास, नंददास आदि जितने कुंभनदास, ये जो प्रथम जो उनके अष्टचाप मंडली कहते हैं, उनके साथ ही अन्य जो शेष बचते 76 वैष्णव, उनकी कथा को भी ओर लिया गया है। तो ये एक ग्रंथ लिखा था 84 वैष्णवन की वार्ता और दूसरा ग्रंथ था 252 वैष्णवन की वार्ता। लगभग ये संवत 1625 के लगभग लिखे गए थे। तो हम इनमें इतिहास ग्रंथ का एक आधार मान सकते हैं, क्योंकि इतिहास ग्रंथों में क्या होता है कि जितने भी जो कवि होते हैं या लेखक होते हैं उनकी रचनाओं के बारे में प्रकाश डाला जाता है। तो इन ये 2 रचनाओं में भी कुछ प्रकाश डाला गया था। फिर उसके बाद में हम देख सकते हैं कालिदास हजारा में भी इस प्रकार का प्रयास किया गया था। नाभादास ने लिखा था भक्तमाल। नाभादास का जो भक्तमाल था वो भी इसी प्रकार का प्रयास था, जिसके अंदर विभिन्न जो भक्त है उस छपाई के अंदर इनके विभिन्न भक्तों की अलग अलग पूरे जीवन व्रत को प्रस्तुत किया गया था। तो ये भी एक तरह से इतिहास के रूप में माना जा सकता है कि ये इन कवियों का नाम लिया गया और उनकी रचनाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। ये मध्यकालीन ऐतिहासिक ग्रंथ माने जा सकते हैं, जिसके अंदर कुछ एक अल्पांश हम देख सकते हैं। लेकिन आधुनिक समय में या फिर आधुनिक हिंदी साहित्य में ऐसा प्रयास करने वाले कौन है, जो प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। तो प्रश्न आपके लिए कि सबसे पहला हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था। अलग अलग इस प्रश्न के अलग अलग आधार हो सकते हैं। जैसा कि परीक्षा में आ जाए, अगर सिंपल रूप से इसी ढंग से आ जाए कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किसने लिखा, तो आपका उत्तर होगा गारसा द तासी। ये एक फ्रांसीसी विद्वान थे, गारसा द तासी एक फ्रांसीसी विद्वान थे, जिन्होंने अपने ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी ये ग्रंथ लिखा था, जो भी फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। इस्तवार द ला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी। इस्तवार दला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी। इस्तवार यानी इतिहास, लिटरेचर यानी साहित्य, एंदोई का मतलब आप ले सकते हैं हिंदी से, हिंदुस्तानी का मतलब उर्दू से ले सकते हैं। 738 इसमें कुल कवि थे, लेकिन इसमें महज 72 कवि ही एंदोई यानी हिंदी के थे। गारसा द तासी को एक रूप से माना जा सकता है कि गारसा द तासी उर्दू के बहुत बड़े भक्त थे। हिंदी कवियों को वो विशेष रूप से कवि के रूप में मान्यता भी नहीं दिया करते थे, लेकिन फिर भी गिनती के 72 कवियों को अपने इस ग्रंथ के अंदर वो शामिल करते हैं। ये प्रकाशित हुआ था 2 भागों में, 1839 और 1847। इन 2 वर्षों में ये प्रकाशित होता है। इस्तवार दला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। सबसे पहले लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इसका अनुवाद ग्रंथ प्रस्तुत किया था, हिंदू साहित्य का इतिहास।
तो आगे चलकर जब आधुनिक काल में लगभग 20वीं सदी के अंदर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इस ग्रंथ इस्तवार लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी का एक अनुवाद प्रस्तुत किया था जिसका नाम था इंदोई साहित्य का इतिहास। तो इतनी ही जानकारी प्राप्त होगी गारसा दत्त तासी के बारे में। पहली बात तो ये हम यहाँ पर कर चुके हैं इतिहास लेखन की परंपरा में। दूसरी हम बात करते हैं गारसा दत्त तासी के इतिहास ग्रंथ में क्या था। गारसा दत्त तासी का जो इतिहास ग्रंथ था वो था वर्णानुक्रमिक पद्धति पर आधारित था। गारसा दत्त तासी के इतिहास में कवियों का कोई काल विभाजन नहीं किया गया था कि विभिन्न काल निश्चित नहीं किए गए थे, नहीं इसके अंदर कोई नामकरण किया गया था कवि को। बस जितने भी जो कवि थे उनको अल्फाबेटिकली उनको जमा दिया गया था। तो इसको हम व्रत के संग्रह के रूप में तो मान सकते हैं, लेकिन इसको इतिहास ग्रंथ कहना ठीक नहीं होगा। इस वजह से काफ़ी लोग प्रश्न उठाते हैं। एक प्रश्न और आता है कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो वो फिर तीसरे नंबर का यानी ग्रियर्सन का ग्रंथ आता है, जिसके बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे। तो ये हुआ ग्रियर्सन का इतिहास, गारसा दत्त तासी का इतिहास, जिसका नाम है इस्तवार दला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी, और इसमें कालक्रम विभाजन का कोई भी प्रयास नहीं किया गया। दूसरा जो ग्रंथ लिखा गया वो लिखा गया शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर द्वारा ये ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था और इस ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष था 1883 ईस्वी। और इस ग्रंथ में 1883 ईस्वी में इस ग्रंथ का नाम था शिव सिंह सरोज। अगर हम बात करें तो ये हिंदी में ही लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जा सकता है। पहला ग्रंथ के बारे में अलग अलग तरह के प्रश्न आते हैं। सामान्य रूप से प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो गारसा दत्त तासी का। हिंदी में लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो शिव सिंह सरोज आएगा। 1883 में इसका प्रकाशन हुआ था। सबसे पहले यह नवल किशोर प्रेस से भी प्रकाशित हुआ था, किंतु 1883 में विधिवत रूप से शिव सिंह सरोज प्रकाशित हुआ। इसकी भी जो खास बात है वो ये है कि ये भी वर्णानुक्रमिक पद्धति के अनुरूप लिखा गया था। कालक्रम विभाजन का या फिर नामकरण का इसमें कोई भी प्रयास नहीं किया गया था। इन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य को 7वीं सदी तक ले जाते हुए पुष्य या पुंड्र कवि को पहला हिंदी साहित्य का कवि घोषित किया था। ये इनकी खास बातें जो शिव सिंह सरोज में हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा इसमें कोई विशेष बात, उल्लेखनीय बात इसमें हमें देखने को नहीं मिलती। तीसरा जो महत्वपूर्ण आते हैं वो है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ये महत्वपूर्ण होते हैं। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन एक अंग्रेज अधिकारी थे और उन्होंने हिंदी भाषाओं पर भी काफ़ी काम किया है, जो बोलियां है उस पर भी काम किया है। तो इन्होंने सन 1888 में 1888 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, नाम लिख लेते हैं, याद करने लायक तथ्य है ये, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी, जो प्राचीन विद्वान थे और काफ़ी भारतीय संस्कृति के लिए काफ़ी काम किया उन्होंने। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा सन 1888 में अर्धवार्षिकांक, ये जो संस्था थी रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी एक संस्था के एक पत्रिका प्रकाशित होती थी जिसके अर्धवार्षिकांक के रूप में इन्होंने अपनी पुस्तक का प्रकाशन किया था जिसका नाम था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसकी रचना की थी आधुनिक देशज, वर्नाक्यूलर का मतलब होता है देशीय भाषाओं का साहित्य का इतिहास हिंदुस्तान का। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इसकी रचना की थी। ये पहला ग्रंथ था जिसको कहा जा सकता है कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास इसको कहा जा सकता है, क्योंकि इसके भी बहुत सारे कारण थे। सबसे पहले तो विधिवत रूप से अध्ययन किया गया है इसमें। दूसरी जो इसमें खास बात देखी जाती है, इसमें काल विभाजन का एक क्षणिक सा प्रयास किया गया था। काल विभाजन का प्रयास किया गया था। इसमें जितने भी जो कवि थे उसमें टोटल 11 अध्यायों में सारे कवियों को अलग अलग अध्याय बनाए गए और अध्याय में इस ढंग से बांटा गया और उसके बाद में एक परिशिष्ट रखा, यानी 11+1 यानी 12 अध्यायों के अंदर इस ग्रंथ की रचना की गई थी। इस ग्रंथ में नामकरण का प्रयास भी किया गया था। सबसे पहले नामकरण का प्रयास किया गया था
इस ग्रंथ की और विशेषता बताए तो इस ग्रंथ की उपलब्धि ये कही जाती है कि इन्होंने भक्ति काल को स्वर्ण काल की उपाधि दी थी। सबसे पहले भक्ति काल को इन्होंने श्रेष्ठ बताया था। उस समय भक्ति काल का ऐसा कोई विशेष स्वरूप निकला नहीं था, लेकिन इन्होंने भक्ति काल को सबसे पहले नामकरण दिया था। चारण काल नामकरण भी यही देते हैं, शुरुआत जो यहाँ से होती है तो चारण काल नामकरण भी यही देते हैं। और भी हम अगर बात करें तो रीतिकाल का आर्ट्स पोएटिका कहते हैं, आर्ट्स पोएटिका करके रीतिकाल को वो अभिहित करते हैं। तुलसीदास को सबसे बड़ा कवि बताते हैं वो। और भी ऐसे कई प्रकार के कार्य हैं जिसके कारण से इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य का सच्चे अर्थों में पहला इतिहास ग्रंथ कहा जा सकता है। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन 1888 में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अब हम इसके अंदर जो काल विभाजन का प्रयास है वो देखेंगे कि इनमें काल विभाजन में किस प्रकार से जो इनके विभिन्न नामकरण किए गए थे 11 अध्यायों के, वो किस प्रकार से थे। कालखंड विभाजन में हम बात करें, सबसे पहले चारण काल। चारण काल उसी काल को कहा जाता है जिसको रामचंद्र शुक्ल वीर गाथा काल कहते हैं। चारण काल के अंदर जितने ये जो रासो ग्रंथ लिखे गए थे उसको चारण काल अभिहित किया गया था। लेकिन एक तरह से हम बात करें तो ये चारण काल नाम रखना गलत था, क्योंकि जो रासो ग्रंथ लिखने वाले थे वो अधिकतर भाट कवि थे, चारण कवि नहीं थे। लेकिन फिर भी इस काल का नाम रखा इन्होंने चारण काल। दूसरा जो कालखंड का इन्होंने नाम लिखा 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल काल, तुलसीदास। तुलसीदास को उन्होंने अपने आप में एक पूरा अध्याय का नामकरण किया था, तुलसीदास। रीतिकाल, जिसको इन्होंने आर्ट्स पोएटिका कहा। अन्य काल में आता है तुलसी के परवर्ती कवि, अठारहवीं सदी कंपनी शासन में हिंदुस्तान, और अंत वाला जो इनका अध्याय था विक्टोरिया। और 12वें नंबर का जो होता है वो था एक परिशिष्ट। इस प्रकार से हम देखें तो कुल मिलाकर 11 और 1 यानी कुल मिलाकर 12 अध्याय में इसका विभाजन किया था। एक बार इनको फिर से हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो नामकरण किया था वो चारण काल। दूसरे स्थान पर आता है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, जिसमें हम इसको भक्ति काल के रूप में ले सकते हैं। अगर हम इसको आराम से इसको देखना चाहें तो इसको हम ले सकते हैं आदिकाल। ये हम अपने हिसाब से एक सुविधा अनुसार इसको एक पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, इसको हम आदिकाल कह सकते हैं। ये जो है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल काल और तुलसीदास, ये सारा का सारे रूप में हो सकता है एक तरह से भक्ति काल के रूप में, जिसको हम मध्यकाल भी कहा करते हैं। फिर हम बात करते हैं रीतिकाल। ये रीतिकाल हो जाएगा। रीतिकाल में तुलसी के परवर्ती कवि भी हम रीतिकाल के अंदर ही शामिल करते हैं, और ये रीतिकाल हो गए दोनों। और जो शेष बचता है वो सारा का सारा आ जाता है आधुनिक काल में। तो हम कह सकते हैं कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने आंशिक रूप से काल विभाजन का और नामकरण का प्रयास भी किया था। आगे बढ़ते हैं हम इसी क्रम में।